उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओ, इस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म जगत के जाने माने हास्य अभिनेता जगदीप से। आपसे बातचीत की है रजिया रागनी ने। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आप हर हफ्ते नए सितारों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और फिर उनकी पसंद के खूबसूरत गीत भी सुनते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने अपने यहाँ आमंत्रित किया है, उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि वो आए हमारे विविध भारती के स्टूडियो में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और कभी अपने स्टूडियो को देखते हैं। जी हाँ, आज के हमारे मेहमान कलाकार हैं मशहूर और मारूफ हास्य अभिनेता जनाब जगदीप जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? वालेकुम नमस्कार बिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया, और आपके साथ बातचीत करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी कि आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। महाराष्ट्र ने दिया मिलेनियम ऑफ द कॉमेडियन, और कलकत्ते ने, बंगाल ने, कोलकाता ने अच्छा, कोलकाता बंगाल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, और हमारी सिंटा ने आर्टिस्ट एसोसिएशन और टीवी एसोसिएशन ने होनर का अवार्ड दिया है लाइफ टाइम। कैसा लगता है इतना प्यार, इतनी सराहना जब लोग देते हैं और फिर अवार्ड से नवाजते हैं? बस ऐसा लगता है, किसी शायर ने कहा है ना कि ज़बान खल्क को नक़ारे खुदा जानो, यानी जो आवाम कहते हैं, जनता कहती है, वो आवाज़ रब की होती है, उसकी रहमत की होती है। उसको सुनो, उसको जानो। तो बहुत शुक्र है उसका कि उसने इतना बड़ा मकाम दिया मुझे ज़िंदगी में कि इतने लोगों से बातचीत करता हूँ, उन्हें हंसाता हूँ। बहुत बड़ी बात है। एक शेर सुनी इसी पर कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और वाकई मुस्कुराना और दूसरों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल भी है मगर बहुत मजेदार है। जो मुश्किल काम होता है उसमें बड़ा मजा आता है। अब आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं, इतना लंबा सफर आपने तय किया है, तो कैसा लगता है कि इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत के बाद आप इस मकाम पर आए हैं? बहुत अच्छा लगता है कि बड़े हसीन साथी गुजरे, बड़ी अच्छी अच्छी शख्सियतें मिली जिनसे इंस्पायर्ड हुआ मैं, और उनको मैंने फिल्म में पेश किया। बड़ा रंगीन सफ़र रहा। मिसाल के तौर पे एक ईरानी साहब थे, वो हमारे बचपन में वो बोलते थे, होटल में फालतू लोग आ जाते थे, कुछ चाय वाय नहीं, या खाने का चाय पीता है, आखा दिन होटल का अंदर बैठता है, कभी आईने के सामने जाता है, खानगी करता है, या खुदा बंदा ईरान से इधर खाई खोया, ये बम्बई शहर है कि अजायब खाना है, इधर कचरे का डब्बा, उधर इलेक्ट्रिक का खंभा। एक ऐसे साहब मिले। तो इसी तरह के बहुत से लोग मिले जिनको मैंने फिल्म में पेश किया। पारसी साहब मुझे मिले, खान पठान साहब मुझे मिले, वगैरह वगैरह। तो ये बड़ा अच्छा सफ़र था, और इस सफ़र को मैंने इंट्रोड्यूस किया आवाम में और उनको भी इंजॉय कराया। ऐसा भी एक शेर है कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। वाह वाह। हमारे श्रोतागण जरूर ये जानने के लिए उत्सुक होंगे जगदीप जी कि आपने कैसे फिल्मों का सफर शुरू किया और कहाँ से आपका ताल्लुक है, कहाँ से? सफर जो है मेरा बनाया हुआ नहीं था, ये ऊपर की रहमत का बनाया हुआ था। बात ऐसी थी, मेरे वालिद जो थे वो बहुत मशहूर वकील थे, दतिया स्टेट हुआ करती थी एक ज़माने में। 5 साल का था, उनका इंतकाल हो गया वालिद का, और हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। इस सफरा तफरी में हम अपना वो महल जैसा मकान छोड़कर सड़कों पर आ गए। और कुछ मुख्तसर बात यह है कि भाइयों वगैरह ने रखा नहीं बीवियों की वजह से, तो हमारी वालदा हमको फुटपाथ पर जहाँ भी मौका मिला वो हमें लेके चली उंगली पकड़कर, और इस मकाम तक उन्होंने पहुंचाया। उनका बहुत मशहूर हूं मैं। अब इस दुनिया में नहीं है, 96 की एज में उनका इंतकाल हुआ। तो पहली फिल्म आपको कैसे मिली? पहली फिल्म, भाई कुछ भी काम मैं करना चाहता था। वालदा ने कहा यतीम खाने में काम करती हूँ मैं, बेटा तुझको पढ़ाऊंगी। मैंने कहा क्या फायदा, सब बच्चे काम कर रहे हैं अम्मा, मैं 8 साल का, 8.5 साल का था, तो मैं भी काम करूंगा। कुछ भी काम करने लगा, कंघी बेचना है, साबुन बेचना है। मैंने कहा मैं आपका साथ नहीं दूंगा। कहने लगे अच्छा बेटा कर। तो यहाँ तक एक एक्स्ट्रा सप्लायर मिले मुझे, कहने लगे फिल्म में चलना है, 3 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा चलो अभी, चलो अभी नहीं कल। तो ले गए। एक फिल्म थी अफसाना उसका नाम था, डायरेक्टर BR चोपड़ा थे। तो उसमें बच्चों का ड्रामा हो रहा था, उसमें इत्तेफाक से वहाँ कुछ डायलॉग भी बोलना था, मुकालमा। और वो पर्शियन टाइप का था वो, कुछ के कदम रंजा फरमाते हैं और ये वो। तो उन्होंने कहा कोई बच्चा बोल सकेगा? तो सब बच्चे एकदम मायूस हो गए। मैंने हाथ उठा दिया, मैंने पूछा बाजू वाले से, अगर ये मैं बोलूंगा तो क्या होगा?
तो कहने 3 रुपए के 6 रुपए मिलेंगे। 6 रुपए मिलेंगे, फौरन हाथ उठा दिया मैंने। और जो जिन्होंने मुझसे कहा कि आपको पसंद किया जाता है, वो यश चोपड़ा थे उस जमाने, असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो। तो कहने लगे इस बच्चे को दाढ़ी लगाओ, क्योंकि दरबान का रोल था वो। अच्छा अच्छा। तो इस तरह शुरू हुआ मेरा सफर। कितनी उम्र थी उस वक्त आपकी जब? मैं 9 साल का था। तो हम इसी तरह से आपका पहला गाना सुन लें, जो गाना आपका हाँ, गाने पे जब बात आई तो रफी साहब बहुत याद आते हैं मुझे। बचपन में हर एक की आवाज वैसी बनाते थे जैसा वो होता था। बचपन में मेरी आवाज थी पतली सी, तो उन्होंने गाया हम पंछी एक डाल के। फिर जरा बड़ा हुआ, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। फिर और बड़ा हुआ, पास बैठो, बहुत खूबसूरत गाना था, बहल जाएगी। इस तरह से गाते थे। उनका गाना सुनवाइए, हम पंछी एक डाल के। जरूर जरूर सुनवाएंगे। जिस घर के लोगों को सुबह झगड़ते देखा है, शाम हुई के घर वही उजड़ते देखा है। अरे बनती नहीं है बात झगड़े से कभी यारो, बनते बनते बात को बिगड़ते देखा है। अरे हम पंछी एक डाल के हम पंछी एक डाल के होए संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले। हाँ संग संग डोले जी संग संग डोले, हम पंछी एक डाल के। दिन के झगड़े दिन को भूले हो, दिन के झगड़े दिन को भूले, रात को सपनों में हम झूले, रात को सपनों में हम झूले। धरती छाना नीली चदरिया, मीठी नींदें सोले जी सोले जी सोले। हाँ संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले। हाँ संग संग डोले जे संग संग डोले, हम पंछी एक डाल के। जगदीप जी, जिस वक्त आपने फिल्मों में कदम रखा, उस वक्त में तो औरतों का तो बहुत ही सख्त मुमानियत होती थी फिल्मों में आने के लिए, और यहाँ तक कि मर्दों के लिए भी ये लाइन अच्छी नहीं मानी जाती थी। तो कोई मुखालफत या कुछ? मैं तो अपनी जरूरत में जरूरतमंद था, लेकिन मुझे ऐसा लगा बाद में कि ये बहुत बड़ी खिदमत है आवाम की। अगर अच्छी फिल्में बनाई जाएं जिनमें कुछ सीख मिले, हम अच्छा कुछ सीख सकें, तो ये तो बहुत बड़ा स्कूल है। इसके थ्रू हिंदुस्तान में जबकि लोग स्कूल नहीं जा पाते, सिनेमा जरूर जाते हैं। तो सिनेमा एक इतना ताकतवर मीडिया है कि उसके जरिए बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। तो मैं तो समझता हूँ एक नेक काम है। हाँ, वो बदी हमेशा रही है, बुराई तब भी थोड़ी बहुत थी, अब ज्यादा है। हाँ, तो अच्छे रहते हैं, कीचड़ में जैसे कमल रहता है। हाँ, नहीं, अक्सर हम लोग पुराने आर्टिस्टों के इंटरव्यूज जब पढ़ते हैं तो उन्होंने हमेशा लिखा होता कि बड़ा मुश्किल स्ट्रगल होता था उस जमाने में, कि खाली पेट स्ट्रगल किया जाता था और बेंच पे सोया जाता था, चने खाए जाते थे। आजकल तो मीडिया बहुत एडवांस हो गया है, लोगों को बहुत सारे रास्ते मिल गए हैं, टेलीविजन है, एड फिल्म्स है और एल्बम्स हैं,
तो उस वक्त में कैसे लोग स्ट्रगल किया करते थे, क्या उनका? वो जितनी सख्ती उन पर गुजरी उतने ही वो अच्छे हुए ना, जितने हथौड़े पड़े उन पर वो उतने ही अच्छे ढले, उतनी चमकदार तलवारें बनी वो, और उसी तरह चमकी वो मैदानों में, आज तक चमक रही हैं इस फिल्म के मैदान में, और वो घायल भी करती हैं, प्यार भी करती हैं, वो इस तरह के बने ना वो लोग। बिल्कुल। तो आज ठीक है, ये मैं नहीं कहता यहाँ आज नहीं आते ऐसे लोग, लेकिन वो जो उनकी स्ट्रगल थी, उनको बहुत खुश, जैसे एक सांचे के अंदर एक मूर्ति को डाल दिया जाए तो उस वक्त तकलीफ होती है मूर्ति को, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो बड़ी हसीन और खूबसूरत होती है। जी। ये वैसी मिसाल है। आपने वो दौर भी देखा है, आपने बड़े से बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आपने फिल्मों में एंट्री की, जी। और अब भी आप काम कर रहे हैं और हाँ। काफी काम किया है। जी। तो उस जमाने में चेंज तो बहुत हो गया है, हाँ, होता रहता लेकिन है। फिर भी कुछ ऐसा कि कैसे सीनियर लोग आर्टिस्टों से आजकल के आर्टिस्ट पेश आते हैं, और क्या? बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं, क्योंकि हकीकत को कौन झुटला सकता है। जी। जो कुछ उन्होंने कमाया है अपने रब के करम से, वो उनका इनाम है, उस इनाम को कौन ठुकरा सकता है? ठुकराना क्या, उसको सलाम भी करना अच्छी बात है, क्योंकि वो रब का दिया हुआ इनाम है, तो अच्छी तरह मिलते हैं। और टेक्निकली तो काफी चेंज हुआ है, उस वक्त में तो शायद बहुत इतनी change फिल्में। हुआ है। वहाँ उस दौर में बहुत सी चीजें नहीं होती थी, मगर वो लोग उन चीजों के ना होने के बावजूद इतनी फिल्में बनाते थे कि बहुत सी फिल्में आज की फिल्मों से बहुत अच्छी हैं वो पुरानी। मिसाल के तौर पे जैसे कि अब आवाज के लिए बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, पहाड़ों के ऊपर जाके हम लोग शूटिंग करते थे, वो गाड़ियां जा नहीं सकती थी वहाँ, लेकिन हम खामोश उसको करते थे, फिर आके स्टूडियो में डब करते थे, उसको मुंह देख देख कर लिप मिलाते थे। बड़ा मुश्किल काम बहुत होता था मुश्किल वो। काम होता था। कैसे लोगों को अप्रोच किया जाता था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को काम के लिए? अप्रोच कुछ लोग करते थे, लेकिन वो इतने अच्छे लोग थे कि अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद ढूंढा करते थे, अच्छा अच्छा। क्योंकि अच्छा चाहते थे वो। हाँ, हाँ। चाहे वो सड़क से आता है या और इतना आसमान से आता कंपटीशन है। भी नहीं था उस वक्त में। नहीं, कंपटीशन तो उस वक्त इतनी फिल्में बनती नहीं थी, जी। तब भी एक कंपटीशन था, लेकिन उसमें हुस्न था। उस कंपटीशन में लोग एक से एक अच्छा करना चाहते थे, एक दूसरे की नकल नहीं करना चाहते थे। तो इसी बात पे हम आपकी पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, तो कोई अच्छा सा गीत हमारे गीत श्रोताओं मैं को- सोचता हूँ आप गीत लगवा दीजिए। एक पतंग उड़ी थी मेरी, अच्छा। सुनाइए। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। यूं मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। रंग मेरी पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी, ओ रंग मेरी पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। आहा हा आहा हा आहा हा।
ये बिजली की तार बड़ी तेज है, कटार देगी काट के रख दिल जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जले रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। एक कलाकार के लिए ऑब्जर्वेशन पावर होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, उसके बगैर क्या है भाई। आईने में आपने कभी शक्ल नहीं देखी तो आप कैसे जानेंगे आप क्या हैं? तो आवाम जो है वो हमारा आईना है जी। एक शेर है मीर साहब का, सुनिए। हरगिज के मैं आईना हूं, पर इतना हूं नाकबूल, मुंह फेर ले, मुंह फेर ले वो जिसके मुझे रूबरू करें। वाह। तो आईना जो हकीकत दिखाता है आपकी, तो आप मुंह फेर लेते हैं। नहीं, वो गलत है, आपको हकीकत को देखना होगा। जब तक आवाम में घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो आप कैसे जिंदगी को पेश करेंगे सेलुलाइट के ऊपर। आपका एक बड़ा खूबसूरत सा रोल था शोले फिल्म में, जिसमें आपने बड़ी उम्दा एक्टिंग की थी और आज तक आपकी पहचान उस कैरेक्टर के लिए बनी हुई है। तो वो कोई ऐसा कैरेक्टर आपकी जिंदगी से गुजरा है जिसको आपने उस फिल्म में प्ले किया है? बात ऐसी है कि एक फिल्म बनी थी सरहदी लुटेरा, उसमें सलीम हीरो थे और जावेद चौथे असिस्टेंट थे और मैं उसमें कॉमेडियन था। जावेद अख्तर अक्सर वो भोपाली जबान की मिमिक्री करते थे। मैंने कहा यार ये क्या, ये साउंड बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बताओ, मैं भी करूंगा। तो मैंने उनसे सीखता चला गया। दरअसल एक ऐसे कैरेक्टर थे भोपाल में, बड़े अच्छे फॉरेस्ट ऑफिसर थे, पर वो क्या है कि उन्होंने फिल्म में किरदार लिख दिया, मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा था। उनको बहुत बुरा भी लगा, बेचारे वो आए थे बंबई में कि मुकदमा कर दूंगा, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, मुझे ये बना दिया, लकड़हारा बना दिया है ये। तो 2 वकील भी लाए थे, उनका गुस्सा सही था। मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने तो किया नहीं, कहने आपकी तो एक्टिंग बहुत अच्छी होती, मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ, लेकिन इन्होंने ऐसा किया, मैं मुकदमा कर दूंगा। तो बहरहाल उसका फैसला हो गया। तो ये रियल लाइफ के कैरेक्टर थे वो। अच्छा। मगर उनका कैरेक्टर लकड़हारे का नहीं था, हमको बना दिया। 2 रुपए में सारा जंगल खरीद हो गया ये, चलो निकलो यहाँ से कहीं के। बिल्कुल। आपने डायरेक्शन भी की जगदीप जी, आप चाइल्ड आर्टिस्ट रहे, फिर आप हीरो बने, फिर आप कॉमेडियन बने, फिर डायरेक्शन की तरफ आपका रुझान कैसे हो गया? हाँ, नहीं जाहिर है वो होता है, जैसे ऑब्जर्वेशन आपने कहा ना, इतने डायरेक्टर के साथ काम किया, इतने जमाने काम किया, तो वो मेरे में था। मैंने फिल्म बनाई, मगर क्या हुआ कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिस्ट लोग कम जानते हैं। मैं वो जो कहानी बनाना चाहता था वो नहीं बन पाई, तो घर के पैसे लगे हुए थे। तो बहरहाल आधी फिल्म बन चुकी थी। लोगों ने कहा इसमें क्या है, पब्लिक को घसीटने के लिए, बुलाने के लिए। मैंने कहा बहुत दूर निकाल आया हूँ। मेरी समझ में आ गया कि गेस्ट आर्टिस्टों को बुला लो, अपने दोस्तों को बुला लो, सब आ गए। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, ये वो सारे आ गए और फिल्म बनी, वो लगी, कामयाब हुई, पैसा सबने बनाया। लेकिन जो मैं चाहता था वो फिल्म बना नहीं सका मैं। अच्छा, अभी जब आप अपनी फिल्में देखते हैं घर में बैठ के, और अब तो इतनी मसरूफियात, तो घर में बैठ के क्या टीवी पर आती हैं? टीवी पर आती है, वही ना। तो कैसा लगता है? ऐसा लगता होगा कि ये रोल अगर मैं ऐसा कर लेता, या क्योंकि एक आर्टिस्ट को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो आप कैसा लगता है कि मैं इस रोल को अगर ऐसे करता तो ठीक होता है? नहीं, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मैंने वाकई सही किया। ये वो बात है। ये एक दूसरी बात है, चूंकि आज के माहौल में जो देख रहा हूँ, मुझे लगता है यार हमने उससे अच्छा किया था यार। अब जो कर रहे हैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, तो लगता है कि यार हम बहुत अच्छा कर चुके थे। ये काम जो अब दोबारा कर रहे हैं वो, तो ये बात है कि तसल्ली नहीं होती थी हमको एज एन आर्टिस्ट, वो सही बात है। ये आपका कहना सही है। आजकल की कॉमेडियंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आजकल तो हीरो ही कॉमेडी कर लेते हैं, इतना स्कोप नहीं रहता एक कॉमेडियन के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि देखिए मेरी आवाज खराब हो गई थी, ये भी कॉमेडी है। एक फिल्म में उसकी डबिंग करनी थी, फिर से आवाज भरनी थी, आवाज बैठी हुई थी मेरी ऐसा कुछ। तो प्रोड्यूसर कहने लगे भैया मैं मर जाऊंगा अगर आपने डबिंग नहीं की। तो मैंने कहा मेरे इसी में कर दूं डबिंग, कहने चलेगा ये भी। मैंने कहा खंबा उखाड़ के, अच्छा, ये वो ये तो ये पब्लिक में इतनी मशहूर हुई कि बच्चा सड़क पर बैठ के चप्पल बेच रहा है, खंबा उखाड़ के। तो खंबा उखाड़ के आज का कॉमेडियन भी मेरी कॉपी कर रहा है, कहने वो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी आवाज हो गई थी, तो हम उसमें भी चलते थे। ये रब की देन है। रब की देन है। तो अब इस बात पे हम कोई और एक आपके पसंद का खूबसूरत सा गाना सुन लें? क्यों ना सुने भाई, गाना बीच में गाना आना चाहिए, और वो भी ऐसी आवाज अच्छी रफी साहब की। आय हाय पास बैठो तबीयत बहल जाए, जिसमें आप हीरो थे और बड़ी खूबसूरती से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। पास बैठो तबीयत। चलिए तो हम सुनते हैं आपकी पसंद का गाना। पास
पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। धार काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। हमने माना के छाई है काली घटा, गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा। इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। गम ने छेड़ा हमें, तुम न छेड़ा करो। जो तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो। मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। जगदीप जी, उस जमाने में म्यूजिक के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था, बड़ा सुरीला संगीत हुआ करता था, तो आपका भी रुझान संगीत की तरफ रहा? हाँ, बहुत रहा, क्योंकि आर्ट का संगीत का तो चोरी दामन का साथ है ना। और वो देखिए, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। नौशाद साहब ने मुझे बताया था कि एक गाना था, प्यार किया तो डरना क्या। किस डिवोशन से वो गाना बनाते थे, उन्होंने सुनाया होगा लोगों को, लेकिन मैं भी सुनाता हूँ। तो वहां बोल ये थे कि प्यार किया तो डरना क्या। अकबर बादशाह के दरबार में एक लौंडी रक्कासा ये कह रही है, एक चैलेंज कर रही है, तो वो तो गर्दन मार देगा बादशाह। तो पोइट्री में सेटिस्फाइड नहीं हुए शकील बदायूनी साहब और नौशाद साहब। उन्होंने कहा यार ये बड़ा गलत हो जाएगा, इसको जस्टिफाइड करना होगा। तो रात भर वो बैठे रहे और सुबह को अजान हुई। जब अजान हुई तो शकील साहब ने कहा कि नौशाद साहब आ गया बोल। कहने क्या बोला गया? पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। तो जब वो लिखने वाले, जब बनाने वाले इतने डिवोशन से गाने को बनाते थे तो जस्टिफाइड भी होता था, दिलों को लगता भी था और कहानी सच्ची भी होती थी। और उसी तरह का शॉट भी लिया आसिफ साहब ने कि जब वो कहते हैं कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, जब वो कहती रकासा तो बादशाह अकबर जो है सर झुका लेते हैं। देखिए ये भी था ना। और बहुत खूबसूरत सिचुएशंस के ऊपर गाने होते थे। आजकल की तरह नहीं कि कहीं भी गाने कहीं भी पिक्चराइज कर। गाना जो था वो कहानी को आगे बढ़ाता था, गाना बोलता था कहानी से बेहतर गाना बोलता था कहानी को। बिल्कुल, ये बात तो है। आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताइए हमें कि आपके बच्चे भी इस लाइन में हैं। हाँ, जावेद जाफरी, नावेद जाफरी, बुगी वुगी उनका प्रोग्राम पब्लिक को बहुत पसंद है और एक अच्छा काम है, इट्स वंडरफुल। अच्छा, कहा जाता है कि एक जो मशहूर कलाकार होता है उसकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती है, शोहरत की कीमत चुकानी पड़ती है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, कुछ अगर ऐसा होता भी है
तो इट्स बट नेचुरल। दुनिया में तो न जाने क्या क्या हो रहा है, जी। ये तो बहुत मामूली बात है। क्या क्या दर्दनाक दास्तानें हम सुनते हैं, फिल्मों में देखते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, हकीकतों में जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इट्स ओके। मगर हम इतनी अच्छी दुनिया में हैं, कला की दुनिया में हैं, जी। ये बड़ा करम है मालिक का कि हम बहुत से लोगों को उनका मनोरंजन करते हैं। नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना ज्यादा पर्सनल लाइफ में लोग झांकने की कोशिश करते हैं कि कई कलाकारों की पर्सनल लाइफ ही डगमगा जाती है, कई अफेयर्स जोड़ दिए जाते हैं। आपके साथ तो कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ? अरे नहीं, ठीक है, ये तो एक कला की दुनिया है। इसमें क्या है कि एक फूल से टकराता भी है, ऐसा होता है, ठीक है, दैट्स बट नेचुरल। जी। करते करते जैसे तस्वीर बनाते बनाते एक तखय्युल की तस्वीर वो ढूंढने लगता है कि ऐसी तस्वीर कहीं मिलेगी मुझे, तो या तो सब तस्वीरें मिलती हैं आपस में एक दूसरे से, ये होता है, एक नेचुरल है वो। जी। भाई मिसाल में राज कपूर साहब भी हैं, हाँ, बिल्कुल। हैं, और भी कई लोग हैं, तो ओके। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा उनके लिए, मीना कुमारी हैं जी। लेकिन ये कलाकार की लाइफ है, ये लाइफ है, इतना बुरा It's a नहीं part of a समझना, game. बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि खुद ही कुछ चीजें गिर पड़ती हैं आदमियों पे, क्या करें। कोई ऐसा गाना जो आप सुनाना चाहें ऐसी सिचुएशन पर हाँ। कि जहां अफेयर्स का मामला चल रहा हो? हाँ, अफेयर्स बड़े बड़े किस्म के होते हैं। जी हाँ। भाई बहनों के भी तो होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल तो होते हैं। देखिए एक भाई और बहन क्या गा रहे हैं, सुनिए। वो दूर जो नदियाँ बहती है, वहाँ एक अलबेली रहती है। वो दूर जो नदियाँ बहती है, वहाँ एक अलबेली रहती है। सुन भैया वही मेरी भाभी है, गोरा मुखड़ा है गाल गुलाबी है, गोरा मुखड़ा है गाल गुलाबी है। देखो उस पीपल के नीचे कोई मस्त खड़ा है अखियां मीचे। हो देखो उस पीपल के नीचे कोई मस्त खड़ा है अखियां मीचे। मत देख उठा के ले जाएगा, तुझे अपना बना के ले जाएगा, तुझे अपना बना के ले जाएगा। देखो वो बादल आवारा फिरता है, ये क्यों मारा मारा। मैं जान गई ये बेचारा है, मेरे भैया जैसा कुंवारा है, मेरे भैया जैसा कुंवारा है। वो पंछी जो उड़ता जाता है, मीठी धुन में कुछ गाता है। कहता है तू भी घर जाएगी, फिर भैया को याद न आएगी, फिर भैया को याद न आएगी। चल ऐसी जुबां पर बात न ला, हंसते हंसते पी के घर जा। चल ऐसी जुबां पर बात न ला, हंसते हंसते पी के घर जा। तेरी राखी की लाज निभाऊंगा, जीते जीना तुझको बुलाऊंगा, जीते जीना तुझको बुलाऊंगा। इतना लंबा सफर तय किया है अभिनय के क्षेत्र में, जी। कोई ऐसे वाकये जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करने चाहते हो, पुरानी यादों में जाना चाहते हो? हाँ, पुरानी यादों में आर्टिस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। मिसाल के तौर पे गुरुदत्त जी, जी। मैंने उनकी फिल्म में काम किया था, पहली फिल्म
उनकी पहली फिल्म नहीं थी, उनकी खुद की अपनी पहली फिल्म, आर पार उसका नाम था। उसमें काम किया। मेरा एग्रीमेंट उसमें 2,500 रुपए का था और जानी वाकर साहब का 1,000 रुपए का एग्रीमेंट था। वो इसलिए कि मैं चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत मशहूर था। अच्छा अच्छा। तो बहरहाल वो आर पार में काम किया। रोज वो मुझे अपनी गाड़ी में ले जाते थे और चैम्बूर के स्टूडियो में शूटिंग होती थी। वहाँ क्या हुआ कि एक दिन श्यामा बहुत मसरूफ एक्ट्रेस थी उस जमाने की, तो वहाँ सेट गीला हो गया जी। लगता है कपड़े का, लकड़ी हाँ, का। बिल्कुल, बिल्कुल। बरसात हुई तो आउटडोर में शूटिंग हो रही थी, वो गीला हो गया। तो मूर्ति ने, कैमरामैन ने कहा कि गुरुदत्त ये क्या करें, कैसे शूटिंग करें। तो ये कैसे डायरेक्टर थे कि जहां काम नहीं कर सकते उस काम को कैसे चलाना, कैसे आगे बढ़ना लेकर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ सोचा उन्होंने। और वो हीरो होटल में आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, कैमरे के सामने 2 बर्नियां रख दी और उसके अंदर बिस्किट ऐसे सजा दिए खूबसूरत, और बीच में एक छोटी सी जगह रखी जिसमें से गुरुदत्त चल कर आते हैं होटल की तरफ। अच्छा। तो बिल्डिंगों को कवर कर दिया जो पानी में भीगी हुई भीगी हुई थी। इतना अच्छा कंपोजिशन कर दिया शॉट का कि शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो ऐसा करेंगे। तो उनको गॉड गिफ्टेड भी मिलती थी बातें, और वो डिवोशन वाले लोग थे। मिसाल के तौर पे इन्हीं की शूटिंग हो रही थी आर पार में, तो एक गैराज में शूटिंग हो रहा था, वो चित्रा सिनेमा के सामने दादर में। अच्छा। तो एक दिन शूटिंग हुई, पब्लिक को मालूम हो गया, सब गैरेज तोड़ना शुरू कर दिया लोगों ने। बुढ़ा था गैरेज वाला, वो कहना निकलो यहाँ से, बंद करो ये शूटिंग, मेरा नुकसान हो रहा है। तो गुरुदत्त जी ने कहा कि एक काम करो, राज खोसला असिस्टेंट थे उसमें, और अबरार अलवी भी असिस्टेंट और राइटर भी थे, या किसी तरह इनको मनाओ, 2 घंटे मुझको दे दें। तो कहने 2 घंटे में नहीं होगा गुरुदत्त, कैसे गाना करोगे ये। कहने मैं कर लूंगा, तुम 2 घंटे मांग तो लो इनसे। तो 2 घंटे की इजाजत ली उनसे, और उसके बाद में वो काफी देर सोचते रहे। और वहां एक गाड़ी खड़ी हुई थी, मोटर कार। कैमरे को अंदर रखा, और एक जो खिड़की है वो उसमें दिख रहे हैं गुरुदत्त श्यामा, फिर दूसरी खिड़की में आते हैं, विंडशील्ड में आते हैं, पैन हो रहा है कैमरा। वो गाना ये था, सुन 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 ओ जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया। तो एक पैनिंग की उन्होंने, दूसरी पैनिंग की उन्होंने, एक अंतरा मुखड़ा मुकम्मल हो गया। उसके बाद कैमरे को ऊपर ले आए, पब्लिक को कवर कर दिया था गाड़ी से, और कैमरे को ऊपर ले आए, गाड़ी के ऊपर हैं दोनों। 2 घंटे में गाना कंप्लीट किया। आज वो गाना 10 दिन में नहीं कर सकते लोग। देखिए कैसे डायरेक्टर। अब देखिए विमल दादा, मैंने उनकी फिल्म में काम किया था, उनकी पहली फिल्म, उनकी भी पहली फिल्म नहीं थी, उनकी अपनी पहली फिल्म, विमल राय प्रोडक्शन की 2 बीघा जमीन। उसके लिए हम 3rd क्लास में कलकत्ता गए, और 3 साढ़े 3 दिन में पहुंचे, माया की शूटिंग की। बड़े कहाँ काम रहे, ये बड़ी तकलीफ बनी, कम पैसों में थी। मेरा एग्रीमेंट 2,500 का था, बल्ला जी का एग्रीमेंट, बल्ला सानी का 5,000 का था। बहुत। उसके बाद में क्या हुआ कि जब फिल्म कामयाब हो गई, इंटरनेशनल बड़ा अवार्ड ये सब कुछ मिले, उसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई नौकरी। उसमें मुझे मेहमान कलाकार के तौर पे कहा कि बेटा आप चलेंगे। मैंने कहा मेहमान कलाकार क्या होता है। कहने नहीं, गेस्ट आर्टिस्ट जैसे मीना कुमारी थी 2 बीघा जमीन में। मैंने कहा दादा मैं तो आपका बच्चा जैसा हूँ। नहीं चलो, प्लेन में कभी बैठे हो, हवाई जहाज में। मैंने कहा नहीं, कहा मेरे साथ बैठो। हवाई जहाज में ले गए। कभी 3rd क्लास में मैं गया था, हवाई जहाज में ले गए। एक छोटा सा शॉट था किशोर कुमार के साथ में, वही रोल लल्लू उस्ताद का। किशोर कुमार कहता है कि मैंने तुमको कहीं देखा है, इतना सा शॉट था। वो करके मुझे 5,000 रुपए के नोट बड़े बड़े उन्होंने दिए, और फिर हवाई जहाज में वापस भेजा। ऐसे डायरेक्टर जो अच्छे इंसान भी थे। आपके को स्टार्स के बारे में कुछ बताइए, किन किन के साथ में आपने काम किया, क्या तजुर्बा काम किया। बल्ला सानी, दादा मुनि, अशोक कुमार, दिलीप साहब, मधुबाला, किन किन का नाम लूं, तकरीबन सबके साथ। एक ऐसा राही हूं मैं जो उन सब में से गुजर गया। जैसे आज गुरुदत्त की मैं बात कर रहा था, उनके गाने कितने अच्छे होते थे, कितने खूब। गाना सुनिए उनका, कभी यार कभी पार। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। सैया घोयल की और तूने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर। सैया घोयल की और तूने मोरा जिगर।
कभी पार लगा तीरे नजर, कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर। सैया कोयल की और तूने मोरा जिगर। कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर, कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर। सैया कोयल की और तूने मोरा जिगर। आप अपने अभिनय करियर में किन से प्रभावित रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं तो प्रभावित रहा हूँ आवाम से, उनमें से कैरेक्टर उठाए हैं। मैंने कहा ना, कोई खान पठान साहब थे, मैं उनसे मिला तो वो खेती बाड़ी, उनका बेटा, उन्होंने कहा मैं खेती बाड़ी कराऊंगा, वकालत पढ़ाई उन्होंने। अच्छा। हाँ, और वकालत पढ़ाने के बाद कहा कि नहीं, वकालत में भेजूंगा नहीं, तुम यहाँ बैठना समाज में और उनको समझाना। तो वो कहते थे मेरा बेटा जो है, मैं उसको क्या किया, मैं वकालत पढ़ाए, मगर वो सीढ़ी चढ़ने को दिए नहीं मैं उसको। मैं बोला नहीं, इधर खेत का अंदर बैठो, किसान लोग को समझाओ कि वकालत क्या होता है, उसका नुक्ता क्या होता है, उसका पॉइंट क्या होता है। ये मैं सामरी फिल्म में इस कैरेक्टर को लाया। अच्छा। तो ये जो कैरेक्टर थे बड़े नेचुरल और जिंदगी के करीब थे, तो मैं इनसे इंस्पायर्ड हुआ, फिल्म के आर्टिस्टों से नहीं हुआ। हाँ, उनके साथ काम करके कुछ अगर इंस्पायर्ड हुआ, कुछ टेक्निकल, जैसे याकूब साहब थे, एक फिल्म थी अब दिल्ली दूर नहीं, तो उसमें हम दोनों पॉकेट मारे हैं और कब्रिस्तान में आके सो जाते हैं कि भाई पुलिस भी नहीं पकड़ेगी और मरना है ही हमको, उठा के कौन लाएगा यहाँ तक। अच्छा। तो उसमें डायलॉग था कि उस्ताद आज मुझे पॉकेट मारने पर बटुआ मिला, लेकिन उसमें चने मिले और चने भी ठुर्रे। अच्छा। तो वो हंसे, मगर डायरेक्टर ने कहा ये ठुर्रे क्या कह रहे हो यार, तुम मत कहो। तो उन्होंने, याकूब साहब ने कहा नहीं नहीं, दिल्ली यूपी में लोग बहुत मजा लेंगे, इन्हें बोलने दो इस डायलॉग के ऊपर। उन्होंने कहा बोलो बेटा बोलो, और अच्छा किया तुमने रिहर्सल में बोल दिया। आजकल लोग टेक में ही बोल देते हैं, तो रिहर्सल करते थे हम लोग। अच्छा। तो रिहर्सल में बोल दिया, ट्यूनिंग होती थी ना, तो रिहर्सल में बोल दिया अच्छा किया तुमने, लेकिन जब तुम बोलोगे चने ठुर्रे, तो तुम मेरी तरफ देखना जरा सा, कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, इस तरह देखना मुझे। अच्छा। तो क्या होगा कि ये जो गैप होगा तुम्हारा मुझको देखने में, पब्लिक का की जो हंसी है वो भरपूर मिलेगी तुमको। उसके बाद फिर मैं कुछ कहूंगा तो मैं पॉज लूंगा, तो क्या होता है कि हंसी नहीं तो दब जाती है, दूसरा जुमला आता है तो हंसी दब जाती है। तो वो लोग इतना भी जानते थे कि किस जुमले के बाद हंसी आएगी, उसको दबने मत दो, उभरने दो। तो और क्या होता है जब दो आर्टिस्ट सामने काम करते हैं तो उन लोगों का ट्यूनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए, वो उन लोगों में था उस दौर के, आज नहीं, आजकल के दौर में बहुत कम, बहुत कम है, बहुत। सब अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं और बस। नहीं, वहां तो इनहेंस करते थे, उठाते थे सामने वाले को, क्या लेन देन की बात है ना। क्योंकि अगर सामने वाले का कैरेक्टर नहीं उभरेगा तो अपना कैरेक्टर भी तो वो होगा। तो पब्लिक चाहती है जो सीन को देखना, अच्छा देखना, तो उस पर जाते थे वो लोग, कहानी के अंदर चलते थे, कहानी बाहर अपने आप को नहीं दिखाते थे, कहानी को दिखाते थे, उन किरदारों को उठाते थे, तब मजा आता था। फिल्में आज भी अच्छी लगती। अच्छा, कॉमेडियन के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग का होना बहुत जरूरी है। ये तो स्पेस पे जैसे एक शटल स्पीड में निकल जाता है, इसी तरह मजाक निकल जाएगा। तो बहुत टाइमिंग की बात है ये। बिल्कुल, क्योंकि हंसाना वाकई मुश्किल है, लोगों को रो तो लेते हैं आदमी, कोई भी अपना इंसिडेंट रोना लगा हुआ है, बाप मर गया, बच्चा मर गया, रोना, लेकिन ये जोक एक मरतबा कहेंगे दोबारा वो स्टेल हो जाएगा, बाद में हंसेंगे ही नहीं आप। चलिए गाना सुनते हैं। बिल्कुल, इस बात पे गाना सुनते हैं। वो गाना है जल गई जल गई जल गई दुनिया जल गई। अरे जल गई जल गई जल गई दुनिया जल गई, जलने दे दुनिया जलती है जलने दे, ये प्रेम का रिक्शा चलने दे, दुनिया जलती है जलने दे, ये प्रेम का रिक्शा चलने दे। अरे जल गई जल गई जल गई दुनिया जल गई, जलने दे दुनिया जलती है जलने दे, ये प्रेम का रिक्शा चलने दे, दुनिया जलती है जलने दे, ये प्रेम का रिक्शा
जब ये नैन इशारा करते हैं। ओ या जब ये नैन इशारा करते हैं। ओ या छुप के लोग नजारा करते हैं। मजा भी लेते हैं, अरे वाह, खफा भी होते हैं, लोगों की जान निकलने दे। ये प्रेम का रिक्शा चलने दे, लोगों की जान निकलने दे। ये प्रेम का रिक्शा चलने दे। जल गई जल गई जल गई दुनिया जल गई, चलने दे, दुनिया जलती है जलने दे। ये प्रेम का रिक्शा चलने दे, दुनिया जलती है जलने दे, ये प्रेम का रिक्शा चलने दे। हमारी जोड़ी है। दुखों की रातों को, गमों की बातों को खुशियों में आज बदलने दे। ये प्रेम का रिक्शा चलने दे, खुशियों में आज बदलने दे। ये प्रेम का रिक्शा चलने दे। आपने उस जमाने में महबूब साहब और इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया। कहा जाता है बहुत सख्त होते थे सेट के ऊपर। साहब वो नहीं वो नारियल की तरह जैसे लोग थे, अंदर से बहुत नरम, ऊपर से सख्त। वो एक दूसरी बात थी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ अपना। मैं एक फिल्म में काम कर रहा था, डंका। वो फिल्म निम्मी साहिबा उसको प्रोड्यूस कर रही थी, मगर वो बन के रुक गई थी। तो महबूब साहब ने कहा मैं इसको खत्म कर दूंगा। वो परेशान हो गई थी, तो उन्होंने उसमें मैंने काम किया तो 50 रुपए रोज पर काम कर रहा था, 50 रुपीज पर डे। तो जब महबूब साहब ने ली और वो उन्होंने उसको शूटिंग की, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनके साथ काम करके। पहली मर्तबा काम कर रहा था। बाद में वो प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि हम आपको 25 रुपए देंगे। मेरे लिए उस दौर में 25 रुपए बहुत कीमत रखते थे, बहुत ज्यादा। तो मैं उनसे उलझ पड़ा कि नहीं, मैं आप उतने ही दीजिए जितने का वादा था। तो महबूब साहब ने कहा ये बहुत चिल्लाता क्यों है, इसको भेजो। तो ऑफिस में बुलाया उन्होंने, बहुत बड़ा सा ऑफिस। मैं छोटा सा बच्चा, महबूब साहब बैठे बड़ी सी टेबल के सामने कुर्सी पर। क्या चिल्लाता है, कुछ ऐसी गरजदार उनकी आवाज थी। तो मेरे एकदम से मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैंने कहा मेरा कुछ हक था, मेरा कुछ वादा था, उस पैसे का तकाजा मैंने किया था। तो कह रहे देखो जो चिल्लाता है ना, तो फिर हम उसको अपनी फिल्म में नहीं लेते हैं। तो एकदम से मुझे लगा, मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने कहा कि महबूब साहब, आप अपनी फिल्म की शुरुआत में ये कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप मुझे काम नहीं देंगे तो क्या काम नहीं मिलेगा मुझे। ओह, वो ऐसे लरजने लगे जैसे पत्ता हवा में लरजता है। हाँ, छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी गिरने लगे, कहने मेरे बाप तूने क्या याद दिला दिया मुझे। अरे भाई तेरा पैसा ले, अमानत ले, और तू मेरी हर फिल्म में काम करेगा। मैंने उनकी आवाज फिल्म में काम किया, तो जब बुलाया उन्होंने कहने आओ भाई मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। मैंने फिर बुलाया तुमको, यहाँ तक कि वो मदर इंडिया में मुझको लेना चाहते थे सुनील दत्त साहब वाले रोल में। लेकिन फिजिकली आई वॉज नॉट फिट। उन्होंने बुला के कहा भी राइटरों से कि इसको बंडी वंडी पहना दे, क्या करें। नहीं बेटा, तुझको 8 लोगों से लड़ना है। मेरा वादा जरूर था कि तुझको हर फिल्म में लूंगा, लेकिन इसमें मिस कर गया इस वजह से। ये बड़े वादे के पक्के थे। शांताराम की बात सुनाता हूँ। उन्होंने 2 बीघा जमीन देखी, कहने मैं तुझको लेकर फिल्म बनाऊंगा। मैंने कहा ऐसे बुजुर्ग ने कह दिया। मैं 2 साल के बाद एक गाड़ी आई मेरी खोली के ऊपर कि अन्ना ने बुलाया है। मैंने कहा चलो, गया मैं, होगा कुछ। तो मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा अरे बाप रे तू कितना लंबा हो गया। अरे मैंने कहा लंबा हो गया था मैं। अरे क्या हुआ दादा, इतना लंबा। अरे मैंने कहा क्या हुआ दादा, कुछ गलती हो गई। तो हंसे, बोले नहीं बेटा, जब छोटा देखा था तो मैंने वादा किया था ना कि तेरे ऊपर फिल्म बनाऊंगा। तो उन्होंने वो फिल्म बनाई थी, वो कहानी लिखी थी तूफान और दिया।
हाँ, तो ये लोग अपने वादे के पक्के हुआ करते थे। ऐसे लोग थे ये कि पूरी फिल्म मेरे ऊपर, मैंने कहा ऐसा मजाक कर दिया उन्होंने, ऐसे हसीन लोग थे। आपको एज अ हीरो कब पहला चांस मिला? क्योंकि एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट तो आप एस्टेब्लिश हो चुके थे। हाँ जी, फिर हाँ। हीरो के लिए आपको किस तरह से अब मैं सेलेक्ट किया गया? वहाँ परमानेंट था एबीएम में, वो भाभी फिल्म आई, बड़ी कामयाब हुई, उसमें रोमांटिक लीड में नंदा और मैं आए। अच्छा। तो हमारी लीड को, हमारे रोमांस को लोगों ने बड़ा पसंद किया। चलते चलते एक फिल्म आ गई वहां पर, बरखा, तमिल में बनी, तेलुगु में। तो उन्होंने कहा जगदीप को लेकर और नंदा को लेकर फिल्म बनाते, तो उसमें मैं हीरो एस्टेब्लिश हुआ। इट वाज ए वंडरफुल मूवी, बहुत हसीन फिल्म थी, बड़े अच्छे अच्छे गाने थे उसके। एक रात में दो दो चांद खिले, घूंघट में, एक बदली में, बड़े खूबसूरत गाने क्या थे। अच्छे, तड़पाओगे तड़पा लो। जी। तो म्यूजिक बड़ा अच्छा हुआ करता था, तो फिल्म बहुत चली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली हुई। कितनी फिल्में की आपने एज अ हीरो? अब उसमें की तो मैंने 5-7 फिल्में, लेकिन क्या हुआ कि ब्लैक एंड व्हाइट में थी फिल्में और कलर का जमाना आ गया, अच्छा अच्छा। तो उसमें वो फिल्में मार खा गई। तो मैं एज ए हीरो उतना कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ था अंदर, तो कॉमेडियन की तरफ मुड़ा तो ब्रह्मचारी से मशहूर हो गया। पहली फिल्म एज अ कॉमेडियन ब्रह्मचारी थी। ब्रह्मचारी से बहुत मशहूर हो गया मैं कॉमेडियन। और फिर मद्रास में अपना देश और ये वो सब फिल्में, जीने की राह वगैरह। आप आजकल के जो कॉमेडियंस हैं उनको आप किस हद तक पसंद करते हैं? भाई ये तो आवाम की पसंद पर है, मेरी जी। पसंद पे क्या है, हर एक के अपने सोचने का अंदाज होता है, वो हम कुछ नहीं कह सकते। आवाम को जो पसंद है वो पसंद है। हाँ, मैं जरूर अपने को आर्टिस्टों से उनसे कहूंगा कि जितना हो सके हेल्दी, सेहतमंद, कॉमेडी हो या आर्ट हो या फन हो, उसको सुथरा होना चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि हम सिखाते हैं, हमारा स्कूल है ये फिल्म सिनेमा, हिंदुस्तान का स्कूल है। बिल्कुल। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो बहुत बुरा करते हैं। फिल्म इस ऐसा मीडिया है। एक एक्टर के लिए एक्टिंग सीखना कहाँ तक सही है? लोग बोलते हैं बॉर्न आर्टिस्ट होता है। हाँ, नहीं, मैकेनिकल भी होते हैं, सीखते हैं। मुझे हालांकि मजाक में कहा दादा मुनि अशोक कुमार ने, कहते मैं आईने के सामने बेटा 2 घंटे तक अपने आप को आमादा करता हूँ, तैयार करता हूँ, अच्छा। गिनता हूँ, ये करता हूँ। मगर उन्होंने एक तरह की एक्टिंग को अपना लिया, लेकिन बड़ा खूबसूरत लगा उनके ऊपर। तो ऐसा भी होता है, वो मेहनत करते हैं तो ऐसा भी होता है। आप भी ये जब सेट पर जाते हैं तो कोई पहले से तैयारी करके जाते हैं? क्योंकि कॉमेडी तो स्पॉन्टेनियस होती तो है, हाँ। लेकिन फिर भी उसके लिए खुश मिजाज होना होता है। हाँ, आदमी वो को जरूरी है, घर से मूड जरा चाहिए, एकदम मूड चाहिए, अच्छा बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर खुशमिजाज नहीं भी है तो काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत वाकई ऐसे होते हैं कि हम पता नहीं क्या क्या होगा हमारे साथ, लेकिन हमको हंसाना है, स्विच ऑन ऑफ। कोई ऐसी फिल्म में कोई ऐसा वाकया आपके साथ गुजरा हो कि आप बिल्कुल मूड में नहीं है और फिर भी आपको हंसाना है? कोई एक ऐसी फिल्म थी, ऐसी? जिगर वाला, तो उसमें इनकम टैक्स की रेट सब पर हुई थी। अच्छा। बीरबल पे भी हुई थी, छोटे छोटे आर्टिस्टों की, और मेरे पर भी हुई थी। तो मैं लड़की का लिबास पहने हुआ था, जी। औरत का। तो साहब वो उसी में मुझे जाना पड़ा घर के ऊपर, वो औरत बना हुआ मैं और वो सब कर रहे हैं। और शुक्र है मेरे पास तो कुछ नहीं था, बचपन से क्लियर चला मैं हमेशा। तो बड़े अच्छे थे वो। उन्होंने कहा आप शूटिंग में जा सकते हैं। बहुत जल्दी फुर्सत मिली मुझे, और उसके बाद जाके मुझे डांस करना था। तो मैं और वो किया। दिमाग तो वहां लगा हुआ था। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो निकल गया। मतलब स्विच ऑन ऑफ, वो तो दुनियादारी है, और ये जो है ये फिल्मदारी है। फिल्मदारी है। फिल्मदारी है। हाय 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 हाय, हो गई है मेरी भी उमंगे जवान। हाय हाय, अरे अब किसी के मिलन को तड़पती है जान। अरे रे 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 रे, ये थाम ले अब कोई आके यूं मेरा हाथ। अरे ऐसा बोलना तो थोड़ा शर्मा के कह दूंगी मैं दिल की बात। तो क्या कहेगी उनसे? तो ये कहूंगी तुम्हें प्यार करती हूँ मैं। हाय तू लड़की है क्या? तो ये कहूंगा तुम्हें प्यार करता हूँ मैं। हाय हाय लड़का है क्या तू? तो ना कहूंगा तो क्या करूंगा रे? अरे क्या कहूँ अपने उनको, हाय हाय हाय, क्या कहूँ अपने उनको, मेरी बेबसी बड़ी मुश्किल में जा है फंसी रे, बड़ी मुश्किल में जा है फंसी। हाय हाय बड़ी मुश्किल में जा है फंसी, हाय हाय बड़ी मुश्किल
बड़ी मुश्किल में जा है फंसी, फंसी रे बड़ी मुश्किल में जा है फंसी। हाय हाय बड़ी मुश्किल में जा है फंसी। नाम क्या क्या रखा सबने ना चीज का, राखी, कदमा, छाया, रेखा। नाम क्या क्या रखा सबने ना चीज का, नाम क्या क्या रखा सबने ना चीज का। हाय हाय मुझको बनाया है क्यों बीच का, हाय हाय मुझको बनाया है क्यों बीच का। ना तो लड़का मरे ना ही लड़की मरे, हो मोरी तन्हा जवानी रे हाय क्या करे। ना जुदाना ना जुदाना मिलन की खुशी, खुशी रे बड़ी मुश्किल में जा है फंसी। हाय हाय बड़ी मुश्किल में जा है फंसी। ये फंसी रे बड़ी मुश्किल में जा है फंसी, फंसी रे बड़ी मुश्किल में जा है फंसी। हाय हाय बड़ी मुश्किल में जा है फंसी। ये बड़ी मुश्किल में, ये बड़ी मुश्किल में, ये बड़ी मुश्किल में जा है फंसी, फंसी रे बड़ी मुश्किल में जा है फंसी। हाय हाय बड़ी मुश्किल में जा है फंसी। अरे फंसी रे, कोई मुश्किल में फंसी रे मैं, अरे दाल फंसी रे। आपकी फिल्म जो शोले बहुत मशहूर हुई थी और उसके डायलॉग्स लोगों को आज भी याद हैं। किसी भी फिल्म में आपको देखते हैं तो सोचते हैं कि एक डायलॉग तो हो जाए। आप स्टेज शोज भी करते हैं तो भी उन डायलॉग्स की मांग होती है। तो जरा चलते चलते हमारे श्रोताओं को भी सुना दीजिए। 2 रुपये में सारा जंगल खरीदोगी, या चूड़ियां वो भी करो, ये भी करो। अच्छा ठीक है, वो श्रोताओं के लिए तो करेंगे। और क्या है कि लड़के ने पूछा कि वीरू और जय तो बड़े बदमाश हैं। बहुत बदमाश हैं, बहुत बदमाश हैं, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई थोड़ा ही है। अब आप समझ लो कि पैर पकड़ लिए दोनों ने और कह रहे हैं सूरमा भाई माफ कर दो। मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में हाँ कैसे गए सादे है। लंबू जो निकला तो खींच के टांग, और मैंने पूछा जाते हैं किधर हो साले आप, हैं लॉक करूं है कि टेलीफोन करोगे? तो कोई आपकी पसंद का और गीत जो आप हमारे बिल्कुल बिल्कुल सुनवाइए ना, मैं भी सुनूं। कौन सा गीत सुना रहे हैं अब आप? अब देखिए वो कहिए रोज रोज रोजी हमसे प्यार करता है। ये गाना भी बड़ा खूबसूरत पिक्चराइज हुआ है, रोज रोज रोजी खिलौना खिलौना। रोज रोज रोजी, रोज रोज रोजी, रोज रोज रोजी तुमको प्यार करता है। 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 एक में तुमका है कोई इनकार करता है। रोज रोज रोजी तुमको प्यार करता है। रोज रोज रोजी तुमको प्यार करता है। ला 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 Come let us dance. This is romance. Come let us dance. This is romance. फूली है सांस, Don't be so smart. Don't break my heart. Start. क्यों हमको बेकरार करता है। रोज रोज रोजी तुमको प्यार करता है। रोज रोज रोजी तुमको प्यार करता है।
क्या है चितचोर? 1 2 3 4. क्या है चितचोर? You sing like Kishore, but शादी का date. Oh yes, September 8. Oh, very late. Darling, wait. मैं क्यों हम पे अत्याचार करता है? रोज रोज रोजी तुमको प्यार करता है. रोज रोज रोजी तुमको प्यार करता है. बुलबुल सच है बिल्कुल. तू है बुलबुल. सच है बिल्कुल. You are wonderful. लग जा गले, लग जा गले, दुनिया जले. छम 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 छम. एक गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है. रोज 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 ही तुमको प्यार करता है. रोज 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 ही तुमको प्यार करता है. एक गर्ल तुम काहे को इनकार करता है. रोज 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 ही तुमको प्यार करता है. रोज 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 ही तुमको प्यार करता है. बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतना कीमती वक्त दिया, इतनी प्यारी प्यारी और पुरानी बातें हमारे श्रोताओं से आपने शेयर की. और हम तो बस आपके लिए यही दुआ करते हैं कि भगवान दिन रात चौगनी आपको तरक्की दे और सेहत बख्शे, ताकि आप यूं ही हमें हंसाते रहें और हंसते रहें. मैं भी अपने सुनने वालों से कहूंगा कि बहुत शुक्रिया, उन्होंने प्यार से सुना मुझे. फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया. जरूर मिलेंगे. इस प्रोग्राम में अभी आप फिल्म जगत के जाने माने हास्य अभिनेता जगदीप से रजिया रागनी की बातचीत सुन रहे थे. इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोगी थे कैलाशनाथ वर्लीकर, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने. उजाले उनकी यादों के.